नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं प्रवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तैयारी को लेकर के आज एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो 6 से लेकर 12 तक जो भी टॉपिक है कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है सभी तीनों का तैयारी एक साथ किया जा रहा है। हर एक टॉपिक आपको जानना है। आपका तैयारी जो है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, तो आपको जो है पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के तैयारी करवाई जा रही है। और इसमें आप एक एक प्रश्न को देखिए, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लगभग 1 घंटा समय रहेगा और इस प्रश्न जो यहाँ दिए गए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग देखते हैं कैमा प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग अभ्यास सेट 15 करने वाले हैं। ये अभ्यास सेट 15 है। अगर आप 14 जो अभी तक अभ्यास सेट किया जा चुका है उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट जो बना हुआ है चैनल पे उस पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। ये जो है अभ्यास सेट 15 है। इसमें 50 जो है साहित्य के प्रश्न रहेंगे और 50 व्याकरण से प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो समय आपको लगभग 1 घंटा लगने की पूरी संभावना है। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी से संबंधी कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान टीचर का हो, दिल्ली टीचर का हो, झारखंड टीचर का हो या यूपी टीचर का हो, या कोई भी पीजीटी टीजीटी हो कोई भी स्टेट का, या फिर ईएमआरएस केवीएस या रेलवे टीचर का हो हिंदी विषय का, या यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के दृष्टि से यहाँ जो है वीडियो ये जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संग्रहित किया गया है और ख़ास करके बीपीएससी टी 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक देखिए और साहित्य के जो प्रश्न है, व्याकरण के जो प्रश्न है उसको देखिए क्योंकि हर एक स्टेट के पीजीटी में व्याकरण और साहित्य दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी जंक्शन हमेशा आप लोगों के लिए जो है तत्पर रहा है, चीज़ें को प्रस्तुत करता है। अभ्यास सेट ये 15 है। लगभग हम लोग 50 अभ्यास सेट करने वाले हैं इस बार। तो 50 बहुत अभ्यास सेट हो जाएगा। उतना करने पर आपका तैयारी लगभग 100% हो जाएगी। और बारे बारे से जो साहित्य के टॉपिक हैं, विधाएँ हैं, उसका भी वीडियो डाला जा रहा है, तो उसको भी देखिए क्योंकि वीडियो आप देखते हैं तो आपके दिमाग पे गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो आप स्टडी कीजिए नोट्स का और फिर जो है वीडियो भी देखिए ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ रूप में। अगर ए स्टेट पेपर 2 का चाहिए तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। पेपर 1 के लिए भी आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं 199 रुपया। तो दोनों का तैयारी आपको हो जाएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 4.0 का, तो उसी के आज जो है अभ्यास सेट 15वां है। तो उसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 15, ये 15वां अभ्यास सेट है। इसमें 50 व्याकरण के और 50 साहित्य के प्रश्न रहेंगे। ये 15वां अभ्यास सेट है जिसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगर 14 अभ्यास सेट जो अभी नहीं हुआ है
तो हमारे हिंदी जंक्शन चैनल पे दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ भी देख सकते हैं। और बीपीएससी 4.0 क्लास का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो को, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी में 5 विकल्प रहता है जो कि प्रश्नों को पेचीदा बनाता है। तो आप लोग इसको देखिए और इसका आंसर कीजिए। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यानी आपको इसमें बताना है कि ज्ञानचंद जैन ने जो कथा शेष जीवनी लिखा है तो किसको केंद्र में रखकर किसके जीवन को इसमें दर्शाया है, आपको ये बताना है। तो देखिए, कथा शेष जो जीवनी लिखा गया है वो अमृतलाल नागर जो है उनको जो है जीवन में रख करके, यानी उनके जीवन को यहाँ दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा। अमृतलाल नागर का ये जीवनी है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसको ज्ञानचंद जैन ने लिखा है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक हैं कौन है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गौरसा दत्तासी ने लिखा था। विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, जो फ्रेंच भाषा में लिखा था। यानी फ्रेंच भाषा में जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में गौरसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि इनके जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? यानी आदिकालीन जो साहित्य है उसमें वीर रस की जो भी रचनाएं होती हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। तो देखिए, डिंगर भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। विकल्प को इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? आपको बताना है साहित्य लहरी जो लिखा गया है उसका विषय वस्तु क्या है। साहित्य लहरी किसका पुस्तक है? सूरदास का पुस्तक है साहित्य लहरी। इसका जो विषय वस्तु है क्या है, आपको बताना है। तो साहित्य लहरी में जो है नायिका भेद को दिखाया गया है, विषय वस्तु नायिका भेद है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? इसमें नई कहानी आंदोलन के साथ कौन से कहानीकार नहीं जुड़ा था, यहाँ आपको बताना है। तो मोहन राकेश जुड़े हुए थे, कमलेश्वर जुड़े हुए थे, राजेंद्र यादव, तीनों जो है नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, और में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो है नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो विकल्प इसका अंग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी एग्जाम देने जाइए प्रश्नों को 1-2 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो है आपको जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। बीपीएससी में 1 नंबर से भी मेरिट रुक जाता है, तो आप उस नंबर को अच्छे से कीजिए ताकि आपका मेरिट ना रुके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? यानी आपको बताना है कि प्रथम कवि जो है रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का। तो देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो है वो जब आप देखिएगा कि जब ज्ञान निर्गुण जो है प्रेमाश्रयी, और इसमें जो देखिएगा तो ज्ञानाश्रयी 2 शाखा में जब बढ़ता है, तो प्रेमाख्यान का जो प्रथम कवि हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो कुतुबन को मानते हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मानते हैं कि प्रथम कवि प्रेमाख्यान काव्य का यही थे। ऐसे स्थापित जायसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रथम कवि जो है कुतुबन को मानते हैं। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? आपको बताना है
कि मिश्र बंधु के नाम से जो 3 रचनाकार को जाना जाता है उसमें कौन नहीं है। तो देखिए, सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, गणेश बिहारी मिश्र भी हैं। तीनों के तीनों जो है मिश्र बंधुओं में शामिल हैं और इसमें जो है नहीं पूछा गया है, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नहीं वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझ करके जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। जेहार मिस्की मकुन तगाफुर दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कहीं कहीं फिल्मों में भी इस गाना को दिखाया गया है। तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, जो यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, अमीर खुसरो का पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी। यानी कल्पना जो पत्रिका प्रकाशित होती थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये जो पत्रिका है वो हैदराबाद से निकलती थी। विकल्प जो क है सही हो जाएगा, वहीं से ये प्रकाशित होता था। आगे बढ़ते हैं। रावरे रूप को रीति अनूप नय नयो रागत जो निहारियो किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो घनानंद की पंक्ति है। तो घनानंद का ये जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। घनानंद का ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अब घनानंद जो है आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि जब रीति का आप पढ़िएगा तो 3 धारा बहा था, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। तो आर्यम बोधा ठाकुर घनानंद ये सब जो है रीति मुक्त कवि थे, यानी रीति मुक्त धारा के थे। रीति सिद्ध के जो है बिहारी लाल थे और रीतिबद्ध के जो हैं वो मतीराम रसदीन ये सब जो है रीतिबद्ध के थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से गंगौरी गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। यानी आपको बताना है कि किस उपन्यास में जो है गंगौरी गांव का जो है चित्रण हुआ है। तो जब राही मासूम रजा का आधा गांव सब पढ़िएगा, राही मासूम रजा का आधा गांव, तो उसमें आप देखिएगा गंगौरी गांव का जो है चित्रण यहाँ किया गया है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रति परिकथा जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। यानी कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो समाज की किस समस्या पे आधारित है आपको बतानी है। तो ये जो है कोर्ट मार्शल जो उसमें दिखाया गया है कि जातिवाद इसमें दिखाया गया है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। कोर्ट मार्शल जो नाटक है उसमें जातिवाद दिखाया गया है, तो विकल्प क ये इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है आपको बतानी है। तो देखिए अगर मैदान कीजिएगा तो युग्म देखिएगा संगत पूछ रहा है। तो रस विमर्श रामचंद्र का ऐसा नहीं है। रसज्ञ महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बिल्कुल सही है। रस मीमांसा जो है राममूर्ति का, ये भी गलत है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे आप जितने भी टॉपिक पढ़ाया होगा उसको अगर देखे होंगे तो आपका सभी प्रश्न सही हो रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को जितना हम बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट में वहाँ नोट्स में दर्शाया गया है। अगर आप जो टॉपिक से प्रश्न रहता है उस टॉपिक को देखिएगा तो वहाँ दिखाया हुआ है, दिया हुआ है। तो ज़्यादा विस्तार में करेंगे 3-4 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम लोग 1 घंटा में इसको ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि विस्तार से हम अपने टॉपिक में एक एक चीज़ों को दिखा दिया है, बता दिया है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ भी बताना उचित है। विजयदेव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है। यानी कौन से सप्तक में विजयदेव नारायण शाही की कविताएं संग्रहित किया गया है। तो जो सप्तक निकला था वो अज्ञेय के द्वारा निकाला गया था, आपको पता होना चाहिए। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा। तो अज्ञेय जो है इसको निकाले थे, जिसका 1943, 51, 59, 69 में होता है, 79 में होता है, सॉरी।
जिसमें तीसरा सप्तक में विजयदेव नारायण शाह की कविताएं संग्रहित है। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीपीएससी सिलेबस नहीं जारी करता, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? आपको असंगत युग्म जो है बताना है कि कौन सा युग्म जो है असंगत है। तो इसको अगर आप बारीकी से देखिएगा तो पता चलेगा। बड़े रामायण का जो रामायण जो है तुलसीदास का है, बड़े नायिका जो है रहीम का है, कृष्ण गीतावली सूरदास का नहीं है, ये जो है तुलसीदास का है, तो ये जो है असंगत है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है? यानी विभाजन समस्या पे कौन सा उपन्यास आधारित है आपको बताने हैं। तो देखिए, विभाजन समस्या को आधा गांव में भी दिखाया गया है, सूखा बरगद में भी दिखाया गया है, झूठा सच में भी दिखाया गया है। तो तीनों के तीनों उपन्यास में ये जो है विभाजन की जो समस्या है, देश विभाजन की, उसको दिखाया गया है। तो विकल्प इसका घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। झूठा सच जो है यशपाल का बहुत ही प्रसिद्ध जो है उपन्यास है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है आपको बताना है। तो छायावाद का जो पतन ग्रंथ है डॉक्टर देवराज का है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो बहुत चर्चित रहा था। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही लिखा था छायावाद का पतन नाम से ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ है। विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठेरे पर हिमालय किसकी रचना है? ठेरे पर हिमालय किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए, आपको सही अनुक्रम बताना है कि कब किसका प्रकाशन हुआ था। तो इसके लिए आप जब तक प्रकाशन नहीं याद रखिएगा तो ये प्रश्न ऐसा जो भी प्रश्न देगा उसका आप सही नहीं आंसर बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे टॉपिक में देखे होंगे या कोई हिंदी साहित्य के पुस्तक में देखे होंगे कि प्रकाशन भी दिया हुआ रहता है, कब किसका प्रकाशन हुआ था। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका प्रकाशन भी पूछा जाता है, तो नोट्स में भी वो समाहित दिया हुआ है। तो अब देखिए, दादा कॉमरेड है। तो दादा कॉमरेड जो उपन्यास है उसका प्रकाशन 1941 है। देशद्रोही का 43 है। दिव्या का जो है 45 है। अब झूठा सच जो है वो 58 से 60 में होता है, 2 भाग में है। तो अगर आप सही से मिलान याद रखे होंगे तो विकल्प क सही आपको लग रहा होगा, यानी विकल्प इसका क जो है सही आंसर हो जाएगा। विकल्प क इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रकाशन सबका बताएं उसको अगर सजाइएगा तो दादा कॉमरेड पहले आएगा, देशद्रोही बाद में, उसके बाद दिव्या, उसके बाद जो है झूठा सच आएगा। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? आपको बताना है हिंदी भाषा का संबंध किससे है। ये देखिए, बहुत पेचीदा प्रश्न है। आप हिंदी भाषा अगर पढ़े होंगे तो आपको लग रहा है कि अपभ्रंश से भी, प्रकृति से, स्वरसेनी से, लेकिन हिंदी भाषा अगर हिंदी का जो मानक रूप है तो खड़ी बोली में लिखा जाता है। तो खड़ी बोली का विकास किससे हुआ था? तो स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। तो विकल्प को इसका सही आंसर है। बीपीएससी में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए ये प्रश्न को हम यहाँ दिखाए हैं। तो ऐसे घुमा करके जो शब्दों में फंसाता है प्रश्न, उससे आपको बचना है। एक एक नंबर को आपको बचाना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है। तो देखिए, पनवावत और हंस जवाहर दोनों रचनाएं अवधी में है, लेकिन कवितावली जो है ब्रज भाषा में है। कवितावली जो तुलसीदास की रचना है वो ब्रज भाषा में है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देसिर बैना सब जन मिठा जो जैसन जब हो अभट्टा किसका कथन है? ये जो कथन है किसका है? तो बहुत बहुत प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध है। कहीं ना कहीं एग्जाम में हिंदी से संबंधित पढ़े होंगे तो ये पंक्तियाँ को जरूर देखे होंगे। विद्यापति का जो है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? यानी आधुनिक काल में जो गद्य का रूप निकल कर आया है, विभिन्न रूप निकल कर आया है, वो सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? ये कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उन्होंने ही ऐसा बताया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कर्मवीर जो पत्रिका निकलती थी वो माखन राज चतुर्वेदी के संपादन में निकलती थी। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मवीर पत्रिका के बारे में बराबर पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल निर्मणि किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल निर्मणि किस आचार्य की रचना है आपको बताने हैं। तो उज्ज्वल निर्मणि जो है रूप गोस्वामी की रचना है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है राहुल सांकृत्यायन का कथन है। विकल्प ग सही हो जाएगा। उन्होंने ही आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये भी कथन जो है राहुल सांकृत्यायन के कथन है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? यानी रासो काव्य में जो 69 जो समय है यानी कांड है, उसमें पद्मावती समय एक है। तो उसमें पद्मावती समय के बारे में ऐसा विषय, ऐसा कथन किसका दिया हुआ है? तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही ऐसा कहा है। तो इस तरीका से भी प्रश्न आपको पूछते हैं घुमा करके। तो अब आपको पूछ देगा पद्मावती समय किस में है? तो पृथ्वीराज रासो में है, ये भी ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो हैं चंद्रवरदायी हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? यानी नागमती का जो विरह वर्णन है सर्वश्रेष्ठ माना गया हिंदी साहित्य का, तो वो जो है वो किस ग्रंथ में समाहित है आपको बताना है। तो नागमती का जो विरह वर्णन है वो पद्मावत में आया है, जिसके रचनाकार जायसी हैं। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। पद्मावत में ये चीज़ें का चित्रण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? यानी किस बादशाह की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में, आपको ये बताना है। तो आखिरी कलाम में जो है शहंशाह बाबर की प्रशंसा किया है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ जो विभिन्न संप्रदाय है, यहाँ संप्रदाय के जगह हो जाएगा पुस्तकों को उनके रचनाकारों के साथ जो है सुमेलित करना है। पुस्तकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है कि कौन सा
किसकी रचना है। रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है पुस्तकों को। तो इसको आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि कौन किसकी रचना है। तो देखिए सबसे पहले मृगावती को देखते हैं। तो मृगावती जो रचना है वो कुतुबन का है। सत्यवती कथा जो है वो आप देखिए तो आपको पता चल रहा है ईश्वर दास का है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद का है। हंसावरी असायद का है। तो इस तरीक़ा से अगर आप जो है मिलाइएगा तो पता चल रहा है विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। यानी शिवराज भूषण जो भूषण की रचना है उसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है आपको बतानी है। तो इसमें जो है 150 अलंकारों का निरूपण किया गया है। भूषण की रचना है और इसमें 105 जो है अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो विकल्प क इसका सही आंसर है। ये बहुत भिभियाई प्रश्न है, झारखंड पीजीटी में पूछा गया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे। तो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उपयुक्त कथन किसका है। ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता करके तुलसी ना रसे, कविता रसी पर तुलसी की करा। तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है। यानी तुलसीदास के लिए ये जो प्रशस्ति वचन लिखे हैं वो कौन लिखे हैं आपको बतानी है। तो ये अयोध्या प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनकर क्या तुम भरा करोगे मेरी भोरी आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपयुक्त पंक्तियाँ किसका है। ये जो पंक्ति है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चारों को जो है छायावाद का स्तंभ माना जाता है, प्रमुख स्तंभ। तो वही छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि कौन है। तीसरा सप्तक के कवि कौन है आपको बताना है। तो कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह तीनों जो है तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कि तीनों के तीनों जो हैं तीसरा सप्तक के जो हैं कवि हैं। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन है 1959 में हुआ था। विकल्प घ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में आया है। यानी दलित जो वर्ग है उसका जो चित्रण किस उपन्यास में किए हैं मुख्यतः, यानी ज़्यादा चर्चा किस में हुआ है। तो कर्म भूमि में आप देखिएगा तो दलित वर्ग का चित्रण किए हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न आत्मकथा को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ जो आत्मकथा है उसको जो है उसके आत्मकथाकार के साथ सुमेलित करना है। तो अगर आप आत्मकथा वाले टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अर्धकथा जो है बनारसी दास का है। सिंहावलोकन जो है यशपाल का है। शिकंजे का दर्द बहुत प्रसिद्ध है। तो शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का। नील का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन का है। तो हरिवंश राय बच्चन का 4 जो आत्मकथा है सीरियल वाइज से उसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। तो इसको अगर आप मिलाइएगा तो समझ में आ रहा होगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। क क 3, ख क 4, ग क 1, घ क 2।
यानी अर्धकथा बनारसी दास का है, सिंहावलोकन यशपाल का है, शिकंजे का दर्द सुशीला टकभौरे का है, नीर का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन का है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, तो ये कौन सी विधा है आपको बतानी है। तो ये जो है संस्मरण है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। तो आज मैंने जो हिंदी साहित्य के प्रश्न थे 40 उसको किया है, और व्याकरण और भाषा से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो 41वां प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संग्रहित किया गया है और प्रैक्टिस सेट जो है लगातार होता रहेगा। बीच बीच में टॉपिक भी देखते चलेंगे। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, 7-8 हिंदी साहित्य के बचे हुए हैं, बाकी व्याकरण के हैं, तो देखते चलेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने व्यंजन और कितने स्वर ध्वनियों को जो है स्थान दिया है? तो 11 जो है स्वर और 35 व्यंजन को स्थान दिया है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है आपको बताने हैं। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अर्वाचीन हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोगों को नया भी होना चाहिए, लेकिन नया पुराना अगर रहता तो नया हो जाता, तो ये विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी इसी को माना है। आगे बढ़ते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो उसे महाप्राण कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अगर वर्ण और ध्वनि नहीं पढ़े हैं तो मेरे टॉपिक पे व्याकरण वाले सेक्शन में बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से भी देख सकते हैं, और आगे हम लोग व्याकरण में भी उसको पढ़ेंगे फिर से। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताने हैं। तो अगर आप सही से देख रहे होंगे तो त्रिपिटक भी व्यक्ति है वाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लेखक में सभी लेखकों का नाम आ जाता है, तो ये नहीं है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। कर्मवाच्य रूप क्या है आपको बताने हैं। तो इसका हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। बीपीएससी सिलेबस नहीं जारी किया है, तो किसी भी तरीका से कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोगों को एक एक टॉपिक को अच्छे से देख करके जाना है, ताकि अब देखिए यहाँ प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें में पर जहाँ भी आया अधिकरण कारक है, विकल्प ग जो है सही हो जाए। देखिए यहाँ कारक से प्रश्न पूछा होगा, तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ के जाइए, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप जो है अच्छे से आंसर करके आइए, क्योंकि 80 में आपको लगभग 70 टारगेट करके चलना है कि 70-71 सही होगा, तो आपका मेरिट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। जनरल से हैं तो 10-12 उधर से हो जाएगा, 12-14, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन जो है पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है। तो देखिए सरसों मकई दोनों जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन सारस जो है पुल्लिंग शब्द है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद दिया है, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद आप लोग बनाइए। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको पता है अनुजोड़वेशन, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के व्याकरण के प्रश्न रहते हैं जो देखने में बहुत सरल होते हैं, लेकिन आपको फंसा देते हैं 5 विकल्प में। दोपहर में समास है, कौन सा समास है दोपहर में आपको बताने हैं। तो दोपहर यानी दोपहर, तो विकल्प क हो जाएगा, यानी संख्यावाचक है, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन उपसर्ग से बना शब्द है, तो अन उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो अन जो है अनंत, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव जो शब्द है किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है आपको बताना है। तो अ जो है इसमें प्रत्यय है गौरव, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विदेशी शब्द है, यानी विदेशज शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो विदेशज को विदेशी भी लिखता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, कतार, पंक्ति, श्रेणी, अगर दोनों आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा विकल्प क सही हो जाएगा, लेकिन विकल्प ग सही है। श्रेणी जो है विदेशी शब्द है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग का पर्यायवाची नहीं है। भाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो प्रारब्ध भी भाग का पर्यायवाची है, नियति भी है, भवितव्य भी है। तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं और नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प अंग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अचर और अचरा का सही अर्थ है। अचर और अचरा शब्द का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो अचर मतलब होता है पर्वत और अचरा मतलब होता है पृथ्वी, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या है आपको बताना है। तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, यानी विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी है। अब देखिए वर्तनी यानी कवित्री कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध कौन सा है। तो कवित्री अगर आप सही से देखे होंगे तो विकल्प ग सही हो जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो आप वाक्य को पढ़िए। वह अनेकों बार बोला। अनेक अपने आप में अनेक है, तो अनेकों नहीं होगा, विकल्प ये सही गलत हो जाएगा। भारत की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल सही है। शरीर पर कई अंग होते हैं। शरीर पर कई अंग होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर पर नहीं, शरीर में कई अंग होते हैं, तो ये भी गलत है और सही पूछ रहा है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक वाक्य जो भी रहता है उसको अच्छे से पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। राम पढ़ रहा था परंतु रामेश सो रहा था में सही वाक्य भेद है। इसमें वाक्य भेद सही कौन सा है आपको बताना है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। हाथ कंगन को और आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो हाथ कंगन को आरसी का यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया आपको बताना है। तो अष्ट अध्यायी के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। राम आम खाता है, इनमें कौन सा क्रिया है। राम आम खाता है, इसमें कौन सा क्रिया है। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, इनमें कौन सा वाच्य है। मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें कर्तृवाच्य है, करता है इसमें, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देखिएगा, व्याकरण के एक एक सेक्शन को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम रपटे अटपटे बेसे करुण एन चिताई जानकी रखन तन, इसमें कौन सा छंद है। इसमें जो है कौन सा छंद है, तो इसमें सोरठा छंद आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। छंद वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है अंक का एक अर्थ है। कौन अंक का एक अर्थ है। तो अंक मतलब चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, चंद्रमा भी होता है, तीनों होता है। तो विकल्प देखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम ने श्याम से कहा तुम वैद हो, इसमें वैद शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है। तो तुम वैद हो यानी वैद के जैसा हो, तो उसमें लक्षण दिखा करके बात किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये रचना शब्द शक्ति हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्न का विलोम शब्द क्या है? तो निम्न का हो जाएगा अधिक, आपको पता है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप भरा तो जग भरा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द आप है, तो ये कौन सा शब्द सर्वनाम है आपको बताना है। तो ये आप जो है उदाहरण देकर के जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी किसी एक आदमी को इंगित किया जा रहा है, तो ये निजवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है आपको बताना है। तो नगर पुल्लिंग है, दीप भी पुल्लिंग है, लेकिन झील स्त्रीलिंग है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूतकाल का विलोम शब्द है, तो भूतकाल का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो भूतकाल का विलोम शब्द जो हो जाएगा अनागत काल और भविष्यत काल दोनों होते हैं, और एक से अधिक जहाँ भी हुआ तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग गद्यांश को देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तरक पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो अब जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी दोनों में गद्यांश पूछे जाते हैं। टीजीटी में 4-5 रहते हैं, पीजीटी में 2-3 रहते हैं। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 1-2 गद्यांश भी हम लोग करते चलेंगे। गद्यांश का एक नियम होता है कि जो कहा गया है उसी के अनुसार जवाब देना है, अपना मन से कुछ इसमें नहीं जोड़ना है। एक चीज ध्यान में रख करके बनाइएगा तो गद्यांश कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। परिश्रम व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप, परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने पर्याप्त उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं, तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगा। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम ही पर्याय है, परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। अब देखिए परिश्रम के बारे में ये बताया गया है। तो मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, ये प्रश्न है, उससे संबंधित इसको जवाब देना है। तो उसके परिश्रम करने से बनता है, गद्यांश में बताया गया है, तो विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता को दोष किसे देता है? तो अपनी असफलता को दोष जो है अपने भाग्य को देता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रकृति किसका सम्मान करती है? देखिए आप अगर सही से पढ़िएगा 1-2 बार तो ये प्रश्न सही से बनने लगेंगे। तो प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो पुरुषार्थ के बल का सम्मान करती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जो गद्यांश में कहता है उसी को आप जो है जवाब देना है, अपना मन से कुछ जोड़ना नहीं है। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता? तो जो परिश्रमी व्यक्ति है उसको असफल होने पर भी जो है पश्चाताप नहीं होता, विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या गया श्रम है? तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या है? तो तप कहलाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब एक और गद्यांश पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न जो है 5 उसको हम लोग देखेंगे।
तो कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, ट्रॉट्स्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथने और करने एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए आदर्श उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोग और अनुभवों के सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग परिवर्तक हो गए। महात्मा गांधी अलौकिक पुरुष थे। तो ये जो गद्यांश है उसको अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, तो अब देखिए इससे देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उपयुक्त जो गद्यांश है उसका संबंध कर्मवाद से है, यानी कर्मवाद पे जोर दिया गया है, जैसा जो कर्म करेगा। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इस गद्यांश में महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है, यानी ऊपर जो बताया उसके बाद कारण, सिद्धांतों की व्याख्या, सिद्धांत का व्याख्या नहीं है, उसके बारे में चरित्र चित्रण भी नहीं किया है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो यूरोप के महापुरुषों के विषय में कहा कि उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर उनका कार्यबंध दूसरों पे छोड़ दिया, ये बात कही गई है। तो विकल्प ग सही हो जाए। नए मूल्यों की स्थापना नहीं, नए आदर्श स्थापित की, ऐसा स्थापना का कहीं बात ही नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो महात्मा गांधी के विषय में कहा है क्या? तो उनकी कथनी और करने में फर्क नहीं था, जो कहते थे वो करते थे। तो सिद्धांतवादी ऐसा नहीं, उनका अंतर था ऐसा नहीं है, वे केवल आदर्शवादी थे ऐसा नहीं। कथनी तो इसमें देखिए कोई वैसा नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं चर्चा नहीं हुआ है। और गद्यांश का एक नियम है कि जो कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो एक दो बार पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया है। अब इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो तटस्थ चिंतन मतलब निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। विकल्प ग सही हो जाएगा। तटस्थ रहना यानी कोई भी परिस्थिति आए उससे पीछे नहीं हटना। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट 15 यानी अभ्यास सेट 15 का अभ्यास करवाया 80 प्रश्नों का। तो ये जो 80 प्रश्न है आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हमें पूरा विश्वास है। आप लोग इसको एक दो बार देखिएगा और जो नोट्स दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको बनाइए, समझिए, पढ़िए और अपने जो तैयारी है उसको जारी रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है तो आपको तब समय नहीं मिलेगा। इसलिए तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट पर जोर दीजिए। तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस 80 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंतिम तक। अगर आपको BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट चाहिए तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तब हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 2 का चाहिए तो इसी नंबर पे 199, पेपर 1 के लिए भी 199 रुपया पेमेंट कीजिए और अपना जो है तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जंक्शन हमेशा आपका जो है शुभकामना चाहता है और हिंदी जंक्शन से माध्यम से लगभग TR2 3 में लगभग 4000 प्लस बच्चों ने
सफलता पाया है, आगे आप भी सफलता पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत बहुत जो है आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अपनी तैयारी को करते रहिए और हिंदी जंक्शन आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।